Hello, welcome to this class. Today we are going to do second part of our first lesson, the last lesson from our book Flamingo. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle, although very loud and clear, and without one mistake? But I go mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. कि जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि क्यों उनके टीचर मिस्टर एम हेमल ने आज की क्लास को लास्ट लेसन कहा, और जब वो क्लास में बैठता है वो ये नोटिस करता है कि क्लासरूम के बैक बेंचेस में विलेज के ओल्ड पीपल बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, पीछे ओल्ड पीपल्स बैठे हुए हैं। तो वो इन सब चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता है कि आखिर मिस्टर एम हेमल ने आज की क्लास के लिए लास्ट लेसन क्यों कहा। और उसके बाद ये सब कुछ उसे रिकॉल होता है कि जब वो टाउन हॉल के पास से आ रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड के पास में क्राउड नोटिस किया था। इन सब चीज़ों से उसे सब समझ आ जाता है कि ये उनका आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि नेक्स्ट डे से प्रूशियंस ने एल्ज़ेक और लॉरेन को जो कैप्चर किया था, अब उनके स्कूल में भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब फ्रांस को अचानक ऐसा लगता है कि उसका नेम किसी ने कॉल किया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। फ्रांस को ये समझ आ जाता है कि अब उसकी बारी है चैप्टर को रीड करने की। What would I not have given to be able to say the dreadful rules for the participle, although very loud and clear and without one mistake? फ्रांस ये जानता था कि वो बिना किसी मिस्टेक के और इतने क्लियरली अपने उस लेसन को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसने कभी अपनी जो ग्रामर थी, ग्रामर के रूल्स को कभी उसने सीरियसली पढ़ने की कोशिश की ही नहीं थी, और ग्रामर के रूल्स से ही वॉज फ्राइटन, उसे डर लगता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, कि पहले ही वर्ड को जब वो पढ़ता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मिक्सड अप का यहाँ मीनिंग है कंफ्यूज्ड, और वो रुक जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। डर के मारे उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई थी, और वो ही वॉज नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उसमें इतना करेज नहीं था कि वो ऊपर देखे। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। फ्रांस बताता है कि तब उसने मिस्टर एम हेमल को सुना कि वो उसे कहते हैं, बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि मैं आज तुम्हें नहीं स्कोल्ड करूँगा, यानी मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ। वो फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। किस चीज़ के लिए बुरा लग रहा होगा? कि वो अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही लेसन को, अपने ही लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स को वो नहीं जानता। सी हाउ इट इज़ every day we have said to ourselves, I have plenty of time. मिस्टर हेमल कहते हैं कि देखो कि किस तरीके से हम रोज़ अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ने को टालते रहे, कि नहीं अभी बहुत टाइम है और हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. मिस्टर एम हेमल कहते हैं कि देखो आज हम कहाँ आ गए हैं, कि वही लैंग्वेज जिसे आज तक हम टालते रहे कि आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, इसे ऐसे करते करते देखो हम अपनी लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाए, और वो टाइम आ गया है कि अब हमें
दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। मिस्टर हेमल कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे अल्सेस की प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है कि लोगों ने अपनी लैंग्वेज पर को कभी पढ़ा ही नहीं, उसे सीखने की कोशिश ही नहीं की और हमेशा उसकी लर्निंग को वो नेक्स्ट डे पर टालते रहे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। मिस्टर हेमल कहते हैं कि नाउ दोज फेलोज से उनका मतलब है जर्मन पीपल से, कि वो जब यहाँ आएंगे तो वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि देखो तुम ये शो करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम कैसे फ्रेंच मैन, कि तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो ना ही तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। रिप्रोच का मीनिंग है यहाँ पर ब्लेम करना। मिस्टर एम हेमल फ्रांस से कहते हैं कि फ्रांस, ये सिर्फ तुम्हारी ही कंडीशन नहीं है, कि हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, कि अगर तुम्हारी आज ये कंडीशन है कि तुम अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ तुम्हें ही ब्लेम करना ठीक नहीं है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। मिस्टर हेमल कहते हैं कि कभी तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर कभी इतना क्रेज़ ही नहीं रहा, उनके अंदर इतना कभी शौक़ नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए उन्हें सिखाएं कि वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि उन्होंने बजाय स्कूल भेजने के अपने बच्चों को, उन्होंने बच्चों को काम करने के लिए भेजना, फार्म्स पर या मिल्स में काम करने के लिए भेजना प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि उन्हें उसके बदले में कुछ पैसे मिलते। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। मिस्टर एम हेमल कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड। वो कहते हैं कि मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि तुम लैंग्वेज नहीं सीख पाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मिस्टर एम हेमल ने कहा था कि क्या मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं, कि मैंने भी जब मेरा मन करता था मैं तुम लोगों को अपने पौधों को या फ्लावर्स को पानी देने के लिए बीच में से लेसन में से भेज देता था। मतलब यहाँ पर आप देखिए एम हेमल ये कहते हैं कि न सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स, न सिर्फ तुम, बल्कि वो अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि जिसके कारण वहाँ के बच्चे जैसे फ्रांस अपनी ही मदर टंग को नहीं सीख पाए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। वो कहते हैं कि जब भी मेरा फिशिंग करने जाने का दिल करता था तो क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था। मतलब यहाँ देखिए जो टीचर हैं वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि जब उनका मन करता था कि वो बच्चों को, जब उनका पढ़ाने का मन नहीं करता था तो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए भेज देते थे। मीन्स उन्होंने भी लैंग्वेज टीचिंग को ईजीली लिया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Mr. M. Himmel इन सब बातों के बारे में कहते हुए वो ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज है और सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट वी मस्ट गार्ड इट, वी मस्ट प्रोटेक्ट इट।
among us and never forget, कि हमें उसे बनाए रखना, अपनी जो मातृभाषा है उसको हमें मेंटेन करना है, उसको हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वो लोग जो अपनी मातृभाषा को छोड़ देते हैं वो हमेशा गुलाम बनाए जाते हैं। वो कहते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि जब किसी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री उसे कैप्चर कर लेती है तो वहाँ के लोग जो गुलाम बना दिए जाते हैं उनके पास खुद को आज़ाद करने का केवल और केवल एक ही चाबी है, यानी वो चाबी उनकी अपनी मदर टंग है, उनकी अपनी मातृभाषा है, कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, और उसके बाद मिस्टर एम हेमल एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। उस दिन फ्रांस बहुत ही सरप्राइज होता है जब वो ये देखता है कि उस दिन उस लास्ट लेसन में मिस्टर एम हेमल ने उनको जो कुछ भी पढ़ाया वो फ्रांस को बिल्कुल समझ आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much of patience। और फ्रांस ये कहता है कि जब वो लास्ट लेसन हुआ और उसमें ग्रामर से रिलेटेड जो भी लेसन मिस्टर हेमल ने पढ़ाया वो उसे एक ही बार में बड़ी आसानी से समझ आ गया, और उसके लिए वो ये कहता है कि शायद इससे पहले उसने कभी भी अपने लैंग्वेज के लेसन्स को इतने ध्यान से नहीं सुना था, और शायद इतनी पेशेंस के साथ इससे पहले मिस्टर हेमल ने भी उन लेसन्स को उन्हें नहीं पढ़ाया था। यही कारण था कि आज फ्रांस को मिस्टर हेमल के पढ़ाए हुआ चैप्टर, मिस्टर हेमल का पढ़ाई हुए ग्रामर आज अच्छे से एक ही बार में समझ आ गई। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। कि ऐसा लग रहा था कि मिस्टर एम हेमल उनके पास जितनी भी नॉलेज है वो अपनी सारी नॉलेज आज ही एक ही बार में हमें एक ही गो अवे में वो हमें दे देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। फ्रांस कहता है कि ग्रामर के लेसन के बाद उनका राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। फ्रांस कहता है कि उस दिन रीडिंग के बाद उनका राइटिंग का लेसन हुआ और मिस्टर एम हेमल उस दिन उनके लिए न्यू कॉपीज़ लाए और उन कॉपीज़ के ऊपर बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क्स। ऐसा लग रहा था कि फ्रांस एल्सेस के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छोटे छोटे फ्लैग्स, यानी यहाँ पर देखो कंपेयर किया गया कॉपीज़ को कि कॉपीज़ पर जिस तरीके से फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स पूरे क्लासरूम में यहाँ वहाँ फ्लोट कर रहे हैं, और जो डेस्क्स हैं डेस्क्स के साइड्स में जो रॉड्स लगे उन रॉड्स पर भी वो हैंग हैं, वो उन पर भी वो फ्लैग्स छोटे छोटे से फ्लैग्स लटके हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper। कि उस दिन ऐसा लग रहा था सब कुछ बहुत शांत था, स्टिल था, और केवल रूम में पेपर के ऊपर पेन चलने की यानी स्क्रिबलिंग की साउंड, स्क्रैपिंग की साउंड ही आ रही थी, स्क्रैच की साउंड ही सुनाई दे रही थी। देखो ये जो लाइंस हैं ये कहीं ना कहीं इसमें पेट्रियाटिक फीलिंग हमें पता चल रही है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कि क्या होता है कि एक बार कुछ बीटल्स उस क्लास में अंदर आ जाते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम।
not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. कि जब बीटल्स रूम में आते हैं तो किसी का भी ध्यान उन बीटल्स की तरफ नहीं जाता। यहाँ तक कि जो लिटिल वंस, यहाँ पर देखो पिजन्स के लिए लिखा हुआ है कि वो पिजन्स जो क्लासरूम के ऊपर बैठे हुए थे, उनके जो क्लॉज थे, फिश हुक्स यहाँ पर क्लॉज के लिए लिखा हुआ है, कि उनके भी वो रूम के ऊपर बैठे हुए अपने लेग्स पे जो क्लॉज थे, क्लॉज से जो वॉल थी उसको स्क्रैच कर रहे थे और उनकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर जो वो पिजन्स बैठे हुए थे वो बहुत ही लो साउंड में कू की जो वॉइस थी वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और तब फ्रांस ने ऐसा सोचा कि क्या जो जर्मन्स हैं वो जब कल से जर्मन जब एल्सेस और लॉरेन को कैप्चर करने के बाद जब कल से उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए आएंगे तो क्या वो इन पिजन्स पर भी अपनी लैंग्वेज को, अपने रूल्स को इम्पोज करेंगे? क्या इन पिजन्स को उनकी लैंग्वेज में कू करना पड़ेगा? मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है तो अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी लैंग्वेज, हर चीज़ को उनके ऊपर इम्पोज करती है। तो यही यहाँ पर इन वर्ड से समझ आता है कि वो ये कहते हैं कि क्या जो जर्मन्स हैं वो इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर करेंगे। Whenever I looked up from my waiting, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. फ्रांस कहता है कि जब भी वो मिस्टर एम हिमल की तरफ उसने देखा तो उसने क्या नोटिस किया कि मिस्टर एम हिमल अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और हर चीज़ को वो गेज़ कर रहे हैं। गेज़ करना माने घूर रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि हर चीज़ को वो अपनी नज़रों में उतार लेना चाहते हैं, कि उनकी इमेजेस को अपने अंदर कहीं उतार लेना चाहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ खींच लेना चाहते हैं ताकि वो मेमोरीज़ उनके साथ हमेशा बनी रहें। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. वो कहता है, यहाँ फ्रांस बोलता है कि मिस्टर एम हिमल पिछले 40 ईयर्स से इसी जगह पर अपनी क्लासेस ले रहे थे। 40 ईयर्स से वो अपनी सर्विस यहाँ कर रहे थे और उनके क्लासरूम के बाहर वो गार्डन था जो कि विंडो से दिखाई देता था और यहीं पर वो अपनी क्लासेस ले रहे थे। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। क्या चेंज हुआ इन 40 ईयर्स में कि जो डेस्क्स थे जो कभी नए थे, न्यू थे, अब वो इतने न्यू नहीं रह गए थे, वो कहीं ना कहीं घिस गए थे, उनकी स्मूथनेस धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, कि वॉलनट के जो ट्रीज गार्डन में थे वो अब बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और मिस्टर एम हेमल ने जो होप वाइन लगाई थी, होप वाइन की जो बेल लगाई थी, आज वो बड़ी होकर विंडो के ऊपर से गुजरते हुए छत तक पहुंच गई, यानी वो भी बड़ी हो गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कि मिस्टर हेमल के लिए फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरीके से मिस्टर हेमल का हार्ट ब्रेक हुआ इन सब चीज़ों से, कितना वो उदास हो गए होंगे जब उन्हें इन सब चीज़ों को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऊपर से उस वक्त उनकी सिस्टर जो ऊपर क्लासरूम के ठीक ऊपर के रूम में वो रहते थे और वहाँ से ट्रंक्स खींचने की आवाज़ें आ रही थी कि उनकी जो सिस्टर थी वो लगेज पैक कर रही थी
और क्यों लगेज पैक करें थे? क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे उन्हें उस कंट्री को छोड़कर वहाँ से चले जाना था। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया है कि इस दौरान जिन लास्ट 40 ईयर्स से जो मिस्टर एम हेमल उनके स्कूल में पढ़ा रहे थे, मिस्टर एम हेमल में उनके क्लासरूम में उस गार्डन में कोई चेंज नहीं आया था, उनकी सीट में कोई चेंज नहीं आया था। जो चेंजेस उस दौरान आए वो क्या थे? 3 चेंजेस यहाँ पर बताएं। एक तो डेस्क्स एंड बेंचेस में, कि जो न्यू डेस्क्स एंड बेंचेस थे इन 40 ईयर्स में उनकी जो स्मूथनेस थी वो अब कम हो गई थी। वॉलनट के जो ट्रीज़ जो बहुत छोटे थे उस टाइम गार्डन में लगे हुए, अब वो लंबे हो गए हैं। और होप वाइन की बेल जो उन्होंने लगाई थी वो अब रूफ तक पहुंच गई थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब यहाँ ही किसके लिए लिखा है? ही इज़ मिस्टर हेमल। बट ही हैड द करेज, कि मिस्टर एम हेमल में करेज था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, वो हर लेसन को लास्ट तक सुनना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बू। कि राइटिंग के लेसन के बाद में मिस्टर एम हेमल ने उन्हें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया और उसके बाद जो बेबीज़ थे, अब यहाँ पर बेबीज़ कोई लिटिल बेबीज़ नहीं बैठे हुए थे क्लास में, स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट्स थे वो बेबीज़ की तरह बा बी बे बू बू एनचांट कर रहे थे। दे वर चांटिंग। चांटिंग मीन्स वो रिपीट कर रहे थे, जैसे ABCD छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है तो बच्चे टीचर के पीछे बोलते हैं सीखने के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, फोनेटिक्स सीखने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से वो लोग भी वर्ड्स को रिपीट कर रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और मिस्टर ओल्ड हॉजर जो कि रूम में पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स कहाँ रखे हुए थे? He had put on his spectacles, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स उतार दिए थे और अपने दोनों हाथों में उन्होंने उस प्राइमर को पकड़ा हुआ था और वो भी सबके साथ अल्फ़ाबेट्स रिपीट कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। कि जिस तरीके से ओल्ड हॉजर अल्फ़ाबेट्स को रिसाइट कर रहे थे, वो उनकी आवाज़ में रोने की आवाज़, उनकी आवाज़ काँप रही थी और उनकी काँपती हुई आवाज़ में उनके इमोशंस भी शामिल थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलते वक्त रो भी रहे हैं, तो सुनने में वो बड़ा ही फ़नी लग रहा था। तो यहाँ फ्रेंड्स बोलता है कि ऐसे लग रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ओल्ड हॉजर की जो वॉइस है उसको सुनकर वी शुड लाफ और क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रेंड्स कहता है कि मुझे आज भी वो लास्ट लेसन अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी क्या होता है कि चर्च के ऊपर जो क्लॉक लगी थी उसमें 12 बज जाते हैं। 12 वो क्लॉक का टाइम होता है, उसकी जो निडल्स है 12 पर आ जाती हैं। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। कि जो चर्च है, चर्च में जिस तरीके से आपने देखा हो ना, कोई भी वर्शिप प्लेसेस हैं, जैसे मंदिर है वहाँ घंटियाँ बजती हैं, प्रेयर होती है, ऐसे ही मॉस्क्यू में भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से बोलकर प्रेयर्स करते हैं। इसी तरीके से चर्च में भी जब 12 बजते हैं तो वहाँ पर बेल्स बजाई जाती हैं और प्रेयर गाई जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंजेलस। जो प्रेयर्स होती हैं उसके लिए एंजेलस वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रेयर्स के बाद में वो साथ में उनको आवाज़ें आती हैं कि नीचे जो साइड में जो रूम्स के बाहर से प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स बजाने की, ट्रम्पेट किसे बोलते हैं? बिगुल, बिगुल बजाने की आवाज़ें आती हैं और उनकी ड्रिलिंग की आवाज़ें आती हैं, मार्च पास्ट की आवाज़ आती है।
साउंडेड अंडर आर विंडोज, उनकी खिड़कियों के बाहर से आवाज़ आती है रूम से. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. कि जब एम हेमल को ये प्रशियन आर्मी की ड्रिलिंग की आवाज़ आती है, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है, तो उस वक्त एम हेमल अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं. वो बहुत ही दुखी नज़र आते हैं, बहुत ही उदास नज़र आते हैं. और ऐसा क्यों था? क्योंकि अब ये उनका स्कूल में लास्ट लेसन था और उसके बाद वो अपने स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे और उनको इस स्कूल को छोड़ के जाना होगा. फ्रांस कहता है कि उसने इससे पहले कभी मिस्टर एम हेमल को इतना टॉल नहीं देखा था, इतना उदास नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. फ्रेंड्स आके बताता है कि मिस्टर एम हेमल बोलते हैं मेरे दोस्तों, और वो आगे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जैसे उनका गला रुंध जाता है, चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और उनकी आवाज़ निकल ही नहीं पाती और वो आगे कुछ नहीं कह पाते. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." जब मिस्टर एम हेमल का गला चोक हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते, तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, एक चौक का पीस उठाते हैं और बोर्ड के ऊपर अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपनी पूरी माइट के साथ वो कुछ वर्ड्स बड़ा बड़ा लिखते हैं. क्या लिखते हैं वो बोर्ड पर? वो लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे अपनी कंट्री के लिए. देखो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि उनके अंदर कितनी पेट्रियाटिक, ही वॉज अ पेट्रियाटिक पर्सन. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. और इतना लिखने के बाद मिस्टर एम हेमल अपने सर को वॉल की तरफ झुका देते हैं एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, वो जेस्चर से हाथ हिलाकर, इशारा करके वो ये कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब स्कूल ख़त्म हो गया और तुम सब जा सकते हो. इसके साथ ये लेसन यहीं एंड अप हो जाता है. थैंक यू ऑल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.